कहानी है अमेरिका के एक आम व्यक्ति टॉम की, जिन्होंने 23 साल की उम्र में एक ऑटो कंपनी में बतौर जूनियर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की थी और मात्र 43 साल की उम्र में न सिर्फ $1 मिलियन कमाए बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर ली। जिस कंपनी में टॉम काम करते थे, सेविंग्स और स्टॉक मार्केट की मदद से 43 साल की उम्र में वह रिटायर हो चुके थे। हालांकि जब उन्होंने ग्रेजुएशन की तो उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था, तो उन्होंने जीरो से $1 मिलियन का सफ़र कैसे तय किया होगा। जब वह ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसी दौरान एक ऑटो कंपनी में बतौर जूनियर इंजीनियर उनकी नौकरी लग गई थी, जिस बात से उनका पूरा परिवार बहुत खुश था। मगर टॉम ने मन ही मन में सोचा, नौकरी लगना कौन सी बड़ी बात है। टॉम शुरू से ही अपने पीयर्स से हटकर सोच रखते थे और भेड़ चाल को फॉलो नहीं करते थे, और नौकरी के पहले 3 हफ्तों में उनकी यह सोच और भी मजबूत होती चली गई। वीडियो में बात करेंगे टॉम की उन 3 स्टेजेस को, जिनको पार करके टॉम ने जीरो से $1 मिलियन तक का सफ़र तय किया और फाइनेंशियल बर्डन से मुक्ति प्राप्त की। एक दिन टॉम अपने सुपरवाइज़र जेम्स से मिले, जो अपनी गोल्डन वॉच शो ऑफ कर रहे थे। लेकिन टॉम ने मन ही मन में सोचा कि 63 साल की उम्र में भी वह मजबूरी में काम कर रहे थे। टॉम ने ऐसा इसीलिए सोचा क्योंकि लंच के दौरान वह हमेशा माउंटेन बीच पे वेकेशन या फिर किसी वाइल्ड लाइफ वेकेशन की बात करते, ना कि कंपनी की ग्रोथ की। यही पैटर्न टॉम के फादर का भी था। वह भी मंथ में एक दिन ही वेकेशन जा पाते और अपने वाइल्ड लाइफ वाले पैशन को एक्सप्लोर कर पाते। बाकी दिन उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था। टॉम अगर इन्वेस्टिंग ना करते और अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट रहते तो शायद 65 साल की उम्र में भी वह $1 मिलियन अचीव नहीं कर पाते। टॉम एक दिन अपनी मॉम के लिए एक बुक लेने लाइब्रेरी गए। वहाँ उनकी नज़र एक बुक पे पड़ी जिसका नाम था रिचेस्ट मैन इन बेबलिन, यानी बेबलिन का सबसे अमीर आदमी। बुक के लास्ट में कवर पेज पर लिखा था, अमीर और सुखी बनने का शॉर्ट रास्ता। बस टॉम को यही तो चाहिए था। बुक में लिखा था, सबसे पहले अपनी सैलरी का 10% सेव करें और उसके बाद जो बचे उसको खर्च करें। उसके मैनेजर जेम्स जब भी सैलरी आती तो सबसे पहले ब्रांडेड क्लोथ्स, एयर टिकट, हॉलीडेज एक्सेट्रा पे खर्चते। इनफैक्ट वह 1% भी सेविंग नहीं करते थे। टॉम ने हर मंथ सेविंग करनी शुरू की। इसी बीच उसे शेयर मार्केट के बारे में पता चला, जहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट को इन्वेस्ट करके अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की जा सकती थी। पर यह लॉटरी के जैसा नहीं था, जहाँ पे छोटी सी रकम कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी बन जाती है। टॉम ने स्टडी करनी शुरू की और सीखा कि कैसे हमारा फोकस सेविंग के थ्रू एसेट्स जनरेशन की ओर होना चाहिए ताकि हमारी इनकम बढ़ सके। शुरू में टॉम ने हर एक न्यू बीज की तरह एग्रेसिव होकर स्टॉक मार्केट में टिप की मदद से अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू के दिनों में उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जैसा हर एक व्यक्ति को होता है। लेकिन क्योंकि उसने बिना किसी स्टडीज़ के रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, तो उसे बाद में बहुत बड़ा लॉस हुआ। टॉम के सपनों ने जो उड़ान भरी थी, कुछ ही दिनों में ढेर हो गए, क्योंकि तब टॉम को वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनका इन्वेस्टिंग का पहला रूल नहीं पता था। उनका इन्वेस्टिंग का पहला रूल था लॉस नहीं करना है, और ना ही टॉम को उनका दूसरा रूल पता था कि हमें पहला रूल कभी भी नहीं भूलना है। टॉम को जो लॉस हुआ वो उसने अपनी सैलरी से मैनेज कर लिया, क्योंकि टॉम का लॉस मैनेजेबल था। उनके कलीग की तरह नहीं, जिन्होंने रिसेंटली हाई में
क्रिप्टो में बहुत सारे पैसे लगा दिए और जब क्रिप्टो क्रैश हुआ तो उन्हें बहुत सारा लॉस हुआ जो कि मैनेजेबल नहीं था। टॉम को इस बात का आइडिया लग गया था कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने हैं तो लॉस को जितना हो सके उतना छोटा रखना है और बड़ा लॉस नहीं होने देना है और लाइफ टाइम सीखते रहना है। टॉम अब जब कभी भी खाना खाते शेयर मार्केट की वीडियोस देखते, रनिंग के समय वह शेयर मार्केट के पॉडकास्ट सुनते। दूसरे शब्दों में कहें तो टॉम एक लर्निंग मशीन बन चुके थे। टॉम ने हर मंथ अपनी सैलरी से $1000 बचाए और 2 साल में उनका कैपिटल $20,000 हो गया। इसमें उन्होंने $2000 का नुकसान खराब कंपनियों में लॉस के रूप में किया था और $2000 उन्होंने ब्रोकरेज के रूप में पे किए, क्योंकि उन दिनों वह बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे। टॉम के फादर उसकी सेविंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने कुछ और डॉलर लोन लेके अपना घर खरीदने की एडवाइस दी। हालांकि टॉम को तब तक चार्ल्स मुंगेर का फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग कि हमें अपनी सेविंग की कंपाउंडिंग को बिना किसी सॉलिड रीजन के इंटरप्ट नहीं करना चाहिए नहीं पता था, लेकिन टॉम ने खुशकिस्मती से रॉबर्ट कायोस्की की बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हुई थी, जिसमें लिखा था कि हाउस एक लायबिलिटीज़ है और हमारा फोकस एसेट्स जनरेशन की ओर होना चाहिए। टॉम ने बड़े रिस्पेक्टफुली अपने फादर की इस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया। टॉम ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए 20,000 से $1,00,000 तक का सफ़र तय करना शुरू किया। शेयर मार्केट में अगर लंबे समय तक बढ़िया कंपनी को होल्ड किया जाए तो बहुत शानदार वेल्थ जनरेशन की जा सकती है। टॉम का पैसा बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, लेकिन टॉम ने गाड़ी या कोई घर लेकर इसे इंटरप्ट नहीं किया और अपनी सेविंग की रफ्तार को एज इट इज़ कायम रखा। इसी बीच टॉम के दोस्त सैम का फ़ोन आता है, जिसने एक स्टार्टअप शुरू किया होता है और वह टॉम को भी पार्टनर बनाना चाहता है। टॉम को बहुत सारी कंपनीज की स्टडी करके काफ़ी नॉलेज हो चुकी थी। उसने स्टीव से कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में पूछा और कंपनी की अर्निंग के बारे में पूछा, जिसका स्टीव को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने यह स्टार्टअप किसी के साथ मिलकर शुरू किया था। टॉम अपनी हार्ड अर्न सेविंग को किसी स्टार्टअप में लगाकर बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ $500 इन्वेस्ट करने की बात कही। स्टीव यह सुनकर हंस पड़ा और उसने कहा, चलो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी चार्ल्स मुंगेर कहते हैं कि हमें बेवकूफ़ बनने से बचना चाहिए। टॉम ने अब वॉरेन बफेट को बहुत स्टडी किया हुआ था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिस्क लेके लॉन्ग जंप मारने की बजाय वह एक छोटे से टेबल को जंप करना पसंद करेंगे। मीन्स हमें कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। टॉम ने उन कंपनीज को स्टडी करना शुरू किया जिनके बिजनेस वह समझता था। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय वह रीडिंग करते हुए बिताता। इस तरह टॉम का ज़्यादा समय लाइब्रेरी में ही बीतता था। लाइब्रेरी में वह सारा नाम की एक लड़की से मिला। वह अक्सर बातें करते और एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनके विचार भी एक दूसरे से काफ़ी मिलते थे। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। सारा भी एक पढ़ी हुई इंटेलिजेंट लड़की थी। उसे भी सेविंग और रीडिंग की हैबिट थी। शादी के बाद उन्होंने एक बड़ा घर रेंट पे लिया, जिसका रेंट वह स्प्लिट करते थे। दूसरी तरफ टॉम का प्रमोशन भी हो चुका था। अब वह एक सीनियर इंजीनियर थे और उनकी सैलरी भी बढ़ चुकी थी।
अब टॉम ने और ज़्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया। इस तरह 29 साल की उम्र में वह $1,00,000 तक की सेविंग करने में सफल हुए। एक बार फिर स्टीवन ने टॉम को फ़ोन किया और कहा कि जिस स्टार्टअप को उसने स्टार्ट किया था वह अल्ट्रा सक्सेसफुल हुआ और उसको उसमें $2 मिलियन का मुनाफा हुआ और अब उसके पास एक अच्छा खासा बंगला और एक अच्छी खासी गाड़ी थी। टॉम ने स्टार्टअप में जो $500 इन्वेस्ट किए थे उसके बदले उसे $12,000 मिले। टॉम ने सोचा कि अगर वह उस समय स्टीव की बात मान लेता तो आज $1 मिलियन का मालिक होता। लेकिन टॉम ने वॉरेन बफेट का रूल फॉलो किया कि जो बिजनेस समझ में ना आए हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। टॉम की सेविंग अब तक $1,80,000 तक पहुंच चुकी थी और इसी बीच मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जो टॉम ने कभी सोचा नहीं था। अमेरिकन मार्केट इंडेक्स S&P 500 25% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया। टॉम के पोर्टफोलियो की वैल्यू घटकर $90,000 रह गई। एक बार फिर टॉम स्टेज 2 में आ चुका था। टॉम ने बेंजामिन ग्रामिन की बुक में पढ़ा था कि मार्केट में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम तब है जब मार्केट में क्रैश आया हो। जब मार्केट में मंदी का माहौल हो तब हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि तेज़ी में हमें एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सके। टॉम ने क्रैश में गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रही थी और पहले की इन्वेस्टमेंट को एज इट इज़ कैरी ऑन रखा। क्रैश के अगले 2 सालों में उसे इतनी रिटर्न मिली जितनी उसने 5 सालों में भी नहीं कमाई थी। 35 साल की उम्र तक टॉम की स्टॉक मार्केट की रिटर्न उसकी एनुअल सैलरी को बीट करने लगी, यानी कि स्टॉक मार्केट की रिटर्न एनुअल सैलरी से ज़्यादा आने लगी। फिर भी वह सैलरी से ही अपने घर के खर्चे चलाते और रिटर्न को एज इट इज़ कंपाउंड होने देते। अब तक टॉम की डॉटर भी 2 साल की हो चुकी थी और उन्हें उसके अच्छे ब्राउटअप के लिए अपने घर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपना घर खरीदने की प्लानिंग शुरू कर दी। आखिरकार दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी अपने पोर्टफोलियो का 10% अपने घर पे खर्चने की एडवाइस देते हैं। शेयर मार्केट में कुछ साल ऐसे भी होते हैं जहां पर हमें 1 पैसे की भी रिटर्न नहीं मिलती है। इनफैक्ट हमारी रिटर्न नेगेटिव में होती है, लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ता है। टॉम भी अपनी नेगेटिव रिटर्न देख के कभी कभी दुखी होते, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा। जहां उनके कलीग एक्स्ट्रा मनी के लिए ऑफिस में एक्स्ट्रा टाइम लगाते, वहीं वह एक्स्ट्रा टाइम अपने घर पे स्टॉक मार्केट की स्टडी करते हुए बिताते। टॉम अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते चले गए और उनकी इन्वेस्टमेंट ने S&P 500 इंडेक्स को बीट करना शुरू कर दिया। टॉम को बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। अब टॉम ने फोटोग्राफी की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया और इसी दौरान उसने फ़ोटोशूट की एक छोटी सी ऑनलाइन फर्म भी शुरू की। टॉम इन्वेस्टिंग की मदद से 43 साल की उम्र में $1 मिलियन के मैजिक फिगर तक पहुंच गए। लेकिन अगर वह इन्वेस्टिंग नहीं करते तो 63 साल की उम्र में भी
1 मिलियन नहीं पहुंच पाते। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे 14 साल कमाए। अब शेयर मार्केट की रिटर्न उनकी मंथली खर्चों से बहुत ज़्यादा थी। अब टॉम अपना ज़्यादा समय शेयर मार्केट की स्टडी, फोटोग्राफी, वैकेशन और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली के साथ बिताते थे। इस बार टॉम ने अपने दोस्त स्टीवन को फ़ोन किया और सोचा कि बताएं कि वह भी उसकी तरह ही रैट रेस से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन स्टीवन ने उसको बताया कि जब उसे अपने पहले स्टार्टअप में ग्रैंड सक्सेस मिली तो उसे एक नए स्टार्टअप का ऑफ़र मिला जिसमें उसने $1.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और उसे उसमें 90% का लॉस हुआ। टॉम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह एक बात समझ चुका था कि बिना नॉलेज के हम एक बार तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन हर बार सक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल है। टॉम ने एक प्रोसेस फॉलो किया था, जबकि स्टीवन ने प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। तो दोस्तों, टॉम ने इतनी कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर लिया? क्या उसे कोई मैजिक स्टिक मिल गई थी या उसकी कोई लॉटरी लग गई थी? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले उसने अपना एक गोल बनाया और फिर स्लो एंड स्टडी वे से प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस गोल को अचीव किया। और इसी तरह आप भी अपनी लाइफ का एक गोल बनाएं और पूरे फोकस और डेडिकेशन से प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस गोल को अचीव करें। लाइफ में कोई शॉर्टकट ना आजमाएं स्टीवन की तरह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।